नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, संस्कृत प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छात्रों, हम अब पढ़ रहे हैं छंद। पिछले 2 कक्षाओं में हमने छंद का अध्ययन किया है, जिसमें प्रथम कक्षा में छंद का सामान्य परिचय और द्वितीय कक्षा में इंद्रवज्राव, उपेंद्रवज्राव, उपजाति और वंशज छंद का हमने अध्ययन किया। आज हमें द्रुत विलंबित छंद का अध्ययन करना है। तो छात्रों आज हम द्रुत विलंबितम छंद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, द्रुत का अर्थ होता है शीघ्र या तीव्र और विलंबित का अर्थ होता है मंद। तो ये एक ऐसा छंद है जो पहले तीव्र और फिर मंद पढ़ा जाता है। इसको हम गायन करने की इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। देखो, इसमें है नभौ। क्या लिखा है? नभौ। नभौ। देखो, यहाँ लिखा है नभौ, नय गण और भय गण। यहाँ पर द्विवचन है नभौ, नय गण और भय गण। फिर भरौ, भय गण और नय गण। कौन सा? द्रुत विलंबितम आह। द्रुत विलंबितम आह। द्रुत विलंबितम आह मतलब कहा गया है। कब कहा गया है? जब नय भौ यानी नयगण और भयगण, भरौ यानी भयगण और रैगण, ये अगर किसी छंद में क्रमशः आते हो। क्या? नयगण, भयगण, फिर भयगण और फिर रैगण। ये यदि किसी छंद में क्रमशः आते हों तो वहाँ पर द्रुत विलंबितम आह यानी द्रुत विलंबितम छंद कहा गया है। देखो, नयगण, भयगण, भयगण, रैगण कुल हो गए 4 गण और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो द्रुत विलंबितम छंद में कितने वर्ण होंगे? प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे तो टोटल वर्ण संख्या होगी 12 × 4 48, 48 वर्ण द्रुत विलंबितम छंद में होंगे। यह एक समवृत्त है और यति है इसके पदांत में। जैसे हमने अभी गाया ना, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, कहीं भी हमने विराम नहीं लिए, तो इसकी यति व्यवस्था है वह पदांत यानी चरण के अंत में होगी। इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षितम, हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम, विनय वारित वृत्तिरतस्तया, न विवृतो मदनो न च संवृतः। देखो, इस श्लोक में हमें जानना यह है कि क्या इसमें द्रुत विलंबितम छंद है। तो हमने अभी भी द्रुत विलंबितम के लक्षण में पढ़ा है कि द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ यानी ऐसा छंद जिसमें नयगण, भयगण और भयगण व रैगण आते हों। तो इसमें हम निशान लगाते हैं। जैसे इसमें पहले से ऑलरेडी निशान लगाए हुए, इसको एक बार इसी को देख लेते हैं। देखिए, ए में लघु आ गया क्योंकि ए लघु है, भी लघु है और मुंह में भी छोटी मात्रा है तो ये लघु है। खे में गुरु है, मैं लघु है, ये लघु है, सम ये अनुस्वार युक्त वर्ण है इसलिए गुरु हो गया। और हरि में री की मात्रा है। हरि में जब हम री की मात्रा लगाते हैं तो ये लिखा जाता है हरि, ऐसे। ठीक है। तो हरि में री की मात्रा है और तय भी लघु है। री छोटी है इसलिए लघु हो गया हरि, तय भी लघु है और मी गुरु है, बड़ी की मात्रा है। क्षी में छोटी की मात्रा इसलिए गुरु लघु है और तम अनुस्वार युक्त वर्ण इसलिए ये गुरु है। अब इनका प्रत्येक वर्ण का 3-3 वर्णों का एक गण बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये 3 वर्ण हो गए, यहाँ से ये 3 वर्ण हो गए, यहाँ से ये 3 वर्ण हो गए, यहाँ से ये 3 वर्ण हो गए। ठीक है। और यहाँ से ये 3 वर्ण हो गए। ठीक है।
अब देखो, पहला है लघु लघु लघु, दूसरा है गुरु लघु लघु, तीसरा है गुरु लघु लघु, और चौथा है गुरु लघु गुरु। अब हमने एक याद किया था, यमाता राजभान सल्लगा, ठीक है, उसमें हमने न सैल तीनों लघु थे, न सैल तीनों लघु थे, तो जिसमें लघु लघु है वो कौन सा हो गया, न गण। उसमें था भा न स गुरु लघु लघु, कौन सा हो गया, भगण। फिर था ये देखो सेम भा न स भगण, और हमने रहगण में पढ़ा था रा जय भा, रा जय भा गुरु लघु गुरु, ये हो गया रैगण। तो इसमें नैगण भैगण भैगण और रैगण ये क्रमशः आ रहे हैं, नैगण भैगण भैगण और रैगण। तो इसमें कौन सा छंद होगा, अपने द्रुत विलंबितम छंद होगा, और इसकी यति होती है चरणांत में। तो वैसे भी अपने को जो 12 वर्ण वाले छंद होते हैं वह अपने पाठ्यक्रम में 3 है, एक वंशस्थ, एक द्रुत विलंबितम और एक है भुजंग प्रयातम। तो पहले तो इनको गिन करके देख लेते हैं क्या इनमें 12 वर्ण हैं। अगर 12 वर्ण होंगे तीनों में से एक छंद होगा, फिर उनके ऊपर चिन्ह लगाते हैं, तो इससे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न जल्दी हल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना छंद है भुजंग प्रयातम। देखो भुजंग प्रयातम जो छंद है इसमें बड़ा ही अच्छा छंद है, ज़्यादातर प्रार्थनाएं इस छंद में की जाती है। इसको लक्षण देखते हैं, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, इसका गायन करते हैं। तो भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर यकारे। देखो इसमें भी कहीं यति नहीं है बीच में, इसलिए इसको लगातार बोला जाता है, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि, चतुर्भिर्यकारहि, चतुर्भि यकारहि, चतुर्भि मतलब 4, यकारहि मतलब ये गण। जिस छंद में 4 ये गण हो वह छंद भुजंग प्रयात छंद होता है। देखो चतुर्भि 4, यकारहि यह गणों के द्वारा भुजंग प्रयातम भुजंग प्रयात छंद होता है। देखो चतुर्भि और यकारे में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो चतुर्भि यकारहि 4 ये गणों के द्वारा भुजंग प्रयातम भुजंग प्रयात छंद होता है। देखो इसका नाम भुजंग प्रयात इसलिए क्योंकि जब इसको गाते हैं तो भुजंग होता है सांप, सांप को कहते हैं भुजंग, क्योंकि वह भुजैन गच्छति इति भुजंग है। भुज बोलते हैं कुंडली को, सांप ऐसे 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 चलता है, इन कुंडलियों को कहते हैं भुज, और इनके सहारे जो चलता है वो होता है भुजंग। ये भुजंग प्रयात छंद भी सांप की कुंडलियों के समान चलता है, मतलब गाया जाता है। जैसे भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि, एक बार स्लो एक बार तेज, एक बार स्लो एक बार तेज, ऐसे भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारहि, ठीक है। तो इसमें हमें सामान्य बात जानने वाली यह है कि इसमें 4 ये गण होते हैं, और 4 ये गण होंगे तो वर्ण भी कितने होंगे, 12, क्योंकि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं और 4 ये गण हो गए, मतलब 12 वर्ण प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक चरण प्रत्येक पाद में होंगे। अब 12 वर्ण प्रत्येक पाद में होंगे तो संपूर्ण श्लोक में कितने होंगे, 48 वर्ण, ठीक है। ये प्रकार ये समवृत्त है, जो हमने एक बार पढ़ा था कि वृत्त के 3 भेद होते हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त जिसमें चारों चरण समान हो, और भुजंग प्रयातम छंद के चारों चरण वर्णों की दृष्टि से समान होते हैं, इसलिए भुजंग प्रयात छंद समवृत्त है। यति व्यवस्था है पदांते, यानी कि पद के अंत में, जैसे हमने अभी गाया था तो कहीं बीच में रुके नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण है वो देखते हैं, न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। देखिए कितना प्यारा श्लोक है ये है। अब ये श्लोक तो हमने गायन कर लिया, इसमें अपने को लघु गुरु निशान लगाने और देखना है क्या इसमें भुजंग प्रयातम छंद है। तो न ये लघु होगा क्योंकि लघु है, इसमें स्वर की मात्रा छोटी है। ता गुरु है, तो गुरु है, न फिर लघु है, माँ गुरु है, ता गुरु है, न लघु है,
ब गुरु है क्योंकि बाद में न और ध संयुक्त वर्ण, और हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। धू भी गुरु है क्योंकि बाद में न और र और न जुड़े हुए हैं। न लघु है, दा गुरु है और ता गुरु है। ये तो हो गए हमारे चिन्ह। अब प्रत्येक 3 वर्णों का एक गण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। प्रत्येक में क्या है? लघु गुरु गुरु, ठीक है। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये अपने 4 वर्ण हैं। और यह गण के लिए अपने पहला यह माता राजभान से लगा, यह माता लघु गुरु गुरु, सब में लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु आ रहे हैं। यानी इसमें निश्चित रूप से अपना भुजंग पर्यायतम छंद है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अपना वसंत तिल का छंद। इस वसंत तिल का छंद का जो लक्षण है वो है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह। इसको हम गाने की कोशिश करते हैं, इसका गायन करते हैं। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह। देखिए ये लक्षण में अपने को यहाँ उक्ता मतलब कही गई है, वसंत तिल का मतलब वसंत तिल का छंद कब कहा गया है, कब कही गई है, तो है तय भय जा जय गौ गह। यानी तय तयगण, तय अर्थात तयगण, भय भयगण, जा जयगण, जय फिर जयगण, गौ गुरु और गह गुरु। तयगण भयगण जयगण जयगण गुरु गुरु, ये यदि क्रम से किसी छंद में आ रहे हों तो वहाँ पर अपने को वसंत तिल का छंद मिलेगा। कौन से? तयगण भयगण, 2 जयगण और 2 गुरु वर्ण, ये अपने को किसी छंद में मिले तो वह वसंत तिल का छंद होता है। देखिए तयगण भयगण जयगण जयगण, 4 तो गण हो गए, 4 गणों में 12 वर्ण होते हैं, प्लस 2 गुरु हो गए, टोटल हो गए 14 वर्ण। तो वसंत तिल का छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, और पूरे श्लोक में पूछें, प्रत्येक पद्य में पूछें तो कुल 56 वर्ण होते हैं, ठीक है। यति व्यवस्था इसमें पादांत में होती है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। देखिए यहाँ पर पहले तो अपने इनको वर्णों की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आधा वर्ण नहीं गिना जाता, हलंत वाला वर्ण छंद में नहीं गिना जाता, तो इसमें 14 वर्ण। इसका मतलब यहाँ वसंत तिल का छंद है। अब इसके लघु गुरु के निशान लगा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है जा, गुरु हो गया, ड आधा वर्ण इसलिए नहीं गिना जाएगा, यम यह अनुस्वार है इसलिए ये गुरु हो गया, धी लघु है, यो गुरु है और रे लघु है, ती भी लघु है, सी ये गुरु हो गया क्योंकि बाद में य और च जुड़े हुए हैं, च लघु है, ती लघु है, वा गुरु है, ची लघु है, स गुरु है क्योंकि बाद में तय और यह जुड़े हुए हैं, और यह बाद में मैं आधा है। अगर मैं को आधा न करें तो यह पर अनुस्वार आएगा, इसलिए गुरु माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस पर लघु गुरु के निशान लगाए। अब प्रत्येक 3 वर्णों का एक गण बनाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गण हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा गण हो गया, यहाँ तक तीसरा गण हो गया, यहाँ तक चौथा गण हो गया, लास्ट में 2 गुरु वर्ण बच गए। अब इनको लिखते हैं। पहला है
गुरु गुरु लघु। दूसरा है गुरु लघु लघु। तीसरा है लघु गुरु लघु। और चौथा है लघु गुरु लघु। अब देखिए पहला था गुरु गुरु लघु। यमाता राज भा ताराज ताराज गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु ताराज, यहाँ तैगण है। दूसरा है गुरु लघु लघु। यमाता राजभा न सलगा यमाता राजभान सलगा भा न स, क्या है भा न स गुरु लघु लघु। चौथा है जय भान जय भान लघु गुरु लघु। फिर इधर जय भान, तो यहाँ पर क्रमशः आ रहा है तैगण भैगण जयगण जयगण और फिर अंत में दो गुरु। और यही हमने पढ़ा था उक्ता वसंत तिलका तय भय जा जय गौ गह तय भय जा जय गौ गह तैगण भैगण जयगण जयगण गुरु गुरु। ये क्रम इसमें मिल रहे हैं, अतः इसमें कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मालिनी छंद। कौन सा है, मालिनी। ठीक है, देखो मालिनी छंद जो है यह 15 वर्णों का एक छंद होता है और बड़ा ही प्यारा छंद है। इसका गायन करने की कोशिश करते हैं। इसका जो लक्षण है वह है, देखिए, नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकेहि नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकेहि। देखिए इसमें विशेष बात है कि अंतिम में एक शब्द लिखा है भोगिलोकेहि। भोगी का अर्थ होता है शाम। भोगी का अर्थ क्या होता है, शाम। और लोक का अर्थ यानी संसार। ठीक है, लोक का अर्थ यानी संसार। देखो जब हम शेषनाग को देखते हैं तो वहाँ पर उनके फन में 8 सांप होते हैं, इसलिए यहाँ भोगी का अर्थ है 8 और लोक यानी कि संसार। संसार ये है। वैसे लोक का मतलब अतल सुतल वतल पाताल ये लोक माने गए हैं। ये होते हैं टोटल 7। ठीक है, 7 अधोलोक है, 7 ऊपरी लोक है। तो लोक का अर्थ यहाँ पर 7 और भोगी का अर्थ है 8। इसलिए इस छंद में यति जो होगी, पहली यति होगी भोगी यानी 8 वर्णों पर। तो 8 कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कोमा लगाइए, यानी पहली यति यहाँ होगी और दूसरी लोक के ही 7 वर्णों पर 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी यहाँ होगी। इसलिए जब मैं इसका गायन कर रहा था तो नन्नुमय ययुतेयम के बाद थोड़ा सा विश्राम ले रहा था, जैसे नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकेहि नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकेहि। यहाँ जरा सा विच्छेद आएगा, विराम आएगा, वो यति जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, इस छंद में आपके यति व्यवस्था है। कहाँ है, भोगी यानी कि 8वें वर्ण पर और लोके यानी कि 7वें वर्ण पर। 8वें के बाद 7वें यानी 8 और 15 पर यति हम बता सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन से गण होंगे। तो पहले देखिए न गण न गण मैं गण और ये नन मय युता, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, न मैं ये युता नन्मय ययुतेयम, ये नन्मय युतायम। ठीक है, भोगी लोके ही, भोगी और लोके ही वर्णों के द्वारा, यानी कि भोगी यानी कि सांप और लोके यानी संसार। सांप और संसार वाले संख्याओं वाली, यानी कि हमने जब शुरुआत में एक टेबल पढ़ी थी पहली क्लास में कि निम्न वर्णों के स्थान पर यति होती है, वहाँ पर हमने भोगी के सामने 8 और लोक के सामने 7 पढ़ा था। तो 8वें और 7वें वर्ण के द्वारा यानी यति के द्वारा
न मय युता, नैगण नैगण मैगण यैगण यैगण, युता मतलब युक्त, इन गणों से युक्त, इयम यह मालिनी, मालिनी होता है। यह छंद मालिनी होता है। कौन सा? जो भोगी लोक के ही, भोगी और लोक की यति के द्वारा नन मय ययु यानी नन मय य नैगण नैगण मैगण और यैगण फिर यैगण युक्त, इयम यह मालिनी, मालिनी छंद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है नैगण नैगण मैगण यैगण और यैगण। गण व्यवस्था क्या होती है मालिनी में? तो 2 नैगण फिर मैगण फिर वापस 2 यैगण। ठीक है, ये भी एक समवृत्त है। वर्ण व्यवस्था जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 5 गण है। देखिए 2 नैगण 1 मैगण और 2 यैगण, 2 1 2 टोटल हो गए 5, और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो मालिनी छंद में टोटल 15 वर्ण होंगे। ठीक है, यति व्यवस्था अभी ऊपर आपको समझाई है। पहली यति होगी 8वें पर, दूसरी यति होगी 7वें वर्ण पर। ठीक है, देखिए इसका जो उदाहरण है यह हनुमान जी का एक प्रार्थना मंत्र है, प्रार्थना श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है। इसको हम गाने की कोशिश करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। देखिए इस श्लोक पर अपने लघु गुरु के निशान लगा के देखते हैं। पहले गिन लेते हैं क्या इसमें 15 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं गिना नहीं जाएगा क्योंकि हलंत है। देखिए यति भी इसमें 8वें वर्ण की बात थी। ये टोटल 8 वर्ण हमने यहाँ तक गिने हैं, तो हमने ऐसे इसका गायन किए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं। देखो यहाँ तक रुक करके फिर शुरू हुए। तो 8वें और 7वें पर यति दिख रही है आपको, बीच में कोमा जो लगाई हुई है, ये जो कोमा लगाई हुई है, इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा विश्राम करना है, रुकना है। यहाँ कोमा आएगी और यहाँ। ठीक है, अब इसमें लघु गुरु के निशान लगाते हैं। तो देखिए अ लघु है, तू लघु है, ली लघु है, तय लघु है, ब लघु है, ल लघु है, धा गुरु है और मैं के अनुसार आ गया इसलिए ये भी गुरु है। हई गुरु है, मैं लघु है, शई गुरु है, ला गुरु है, भय लघु है, दे गुरु है और है के बाद मैं है। इसको अगर हम अनुस्वार बनाएं तो ये भी गुरु हो जाएगा और इसको गुरु भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके प्रत्येक के 3-3 गण बनाते हैं। तो यहाँ से एक गण हो गया, यहाँ से दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। 5 गण हमने इसमें पढ़े थे। अब इनके यहाँ क्रम लिखते हैं। लघु 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 फिर लघु 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 फिर गुरु 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 फिर लघु गुरु गुरु फिर लघु गुरु गुरु। अब देखिए न शैल 3 लघु नैगण, फिर न शैल नैगण, माँ तारा मैगण तीनों गुरु, और यहाँ ये माता ये गण सेम यहाँ ये माता। तो देखिए नैगण नैगण मैगण ये गण और ये गण, न मैं ये हमने अभी ये पढ़ा था। जहाँ 2 नैगण 1 मैगण और 2 ये गण आ जाए वहाँ मालिनी छंद होता है। ठीक है, तो ये था अपना मालिनी छंद। तो ये था अपना मालिनी छंद। ठीक है, अब अपने अध्ययन करते हैं मंदाक्रांता छंद का। तो छात्रों ये जो मंदाक्रांता छंद है ये विरह गीतों विरह रचनाओं में प्रमुखतः काम में आता है, प्रमुखतः उपयोग किया जाता है। जैसे कालिदास ने अपना जब मेघदूत लिखा था तो मेघदूत पूरा का पूरा मंदाक्रांता छंद में है। ठीक है, मंदाक्रांता छंद में जो ये लक्षण है इसको हम पढ़ते हैं।
मंदाक्रांता अंबुधि रस न गेहि मऊ, मऊ नहीं यहाँ पर मो है। ये क्या है? ये मो है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लिखते टाइम कोई मिस गलती हुई है ये, तो यहाँ पर सिर्फ मो है। ठीक है, क्या है? मो। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। यहाँ सिर्फ ये जो मैं है इसको अपने को मो पढ़ना है, या इसको मतलब इस यहाँ उत्व संधि होगी, मैं है। ठीक है, वैसे तो मैं है न कि मो, यहाँ उत्व संधि होकर के मो बन गया। तो हम इस मंदाक्रांता छंद को गाने की कोशिश करते हैं। मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई मोभनौ तौ गयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई मोभनौ तौ गयुग्मम्। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से गण है। उससे पहले बीच वाला ये शब्द पढ़ लेते हैं, अंबुधि रस न गई। इसका मतलब क्या है? देखो, हमने जब यति व्यवस्था पढ़ी थी उस टाइम पढ़ा था कि अंबुधि के सामने 4, यानी अंबुधि का अर्थ है 4 वर्ण। ठीक है, रस 6 होते हैं, जो अम्ल, कटु, तिक्त, ठीक है, लवण, ये सारे जो जीभ के रस है, जो रसना के रस हैं, वो 6 होते हैं। नग यानी पर्वत जो 7 होते हैं। ठीक है, तो मंदाक्रांता छंद में पहली यति चौथे वर्ण पर, दूसरी यति छठे वर्ण पर और तीसरी यति 7वें वर्ण पर होगी। जैसे मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई मोभनौ तौ गयुग्मम्, है ना। तो अब इसमें अपने देखते हैं गण के बारे में। गण कितने हैं, क्या हैं, वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो गणों के लिए अपने को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मो भनौ तौ गयुग्मम्, इसको अपने को मो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, देखो, मो यानी मैं गण, मो यानी मैं गण। भय नौ 2 हैं, भय और न गण, भय और न गण। तौ 2 तय गण हैं। कितने हैं? 2 तय गण। और गय युग्मम, गय यानी गुरु का, युग्म यानी जोड़ा, 2 गुरु वर्ण। ठीक है, तो कितने हो गए? मैं गण, भय गण, न गण, तय गण, तय गण। 5 तो गण हो गए और 2 गुरु वर्ण, और 5 गणों में टोटल 15 वर्ण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 5 गणों में 15 वर्ण हो गए, और 2 गुरु वर्ण यानी कि 17 वर्ण। मंदाक्रांता छंद में कुल 17 वर्ण अपने होंगे। ठीक है, ये थी इसकी गण व्यवस्था। अब ये समवृत्त है। वर्ण व्यवस्था इसमें अभी ने पढ़ा है, 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और मंदाक्रांता छंद में कुल वर्ण जो होंगे वो होंगे 68, लेकिन मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में जो होंगे वो होंगे 17 वर्ण। ठीक है, यति देखें तो अभी हमने पढ़ा था चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर होती हैं। उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण कालिदास की जो मेघदूत रचना थी उसका मंगलाचरण है। ठीक है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। देखो, इसको हमने इसका गायन तो कर लिया, लेकिन इसमें मूलतः हमें ये जानना है कि क्या इसमें मंदाक्रांता छंद है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो अपने इसमें वर्णों की संख्या जाननी पड़ेगी। प्रत्येक चरण में कितने चाहिए? 17। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 है। 17 वर्ण हैं। ठीक है,
अब इसमें लघु गुरु का निशान लगा के देखते हैं। खास बात है कि इसमें लघु गुरु का निशान अपने लगाए हुए नहीं, अभी अपने लगाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ तक। अब ठीक है, तो हम इसमें लघु गुरु का निशान लगाते हैं। ठीक है, देखो कै होगा, ये गुरु होगा क्योंकि श और च बाद में दो जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया गुरु। ची होगा, ये भी गुरु होगा क्योंकि बाद में तय और कै जुड़े हुए हैं। का ऑलरेडी गुरु है, ता गुरु है। ठीक है, वी ये लघु होगा, रे लघु होगा, है लघु होगा, गु लघु होगा, रु लघु होगा, णा गुरु होगा, स्वा वा सहगिना नहीं जाएगा, वा गुरु होगा, धी लघु होगा, का गुरु होगा, रा गुरु होगा, प्र लघु होगा, मैं देखो मैं होगा गुरु, मैं क्या होगा गुरु, क्योंकि बाद में तय और मैं डबल तय है। ठीक है, दो तय है इसमें, इसलिए ये क्या माना जाएगा, मैं जो है ये संयुक्त वर्ण से पूरा, इसलिए ये गुरु माना जाएगा। ठीक है, तय है विसर्ग के कारण ऑलरेडी गुरु है। अब इसका 3-3 का अपने गण बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 गुरु। ठीक है, अब देखिए अपने इसमें प्रत्येक गण को यहाँ लिखते हैं। पहला है गुरु गुरु गुरु, दूसरा है गुरु लघु लघु, तीसरा है लघु लघु लघु। ठीक है, चौथा है गुरु गुरु लघु, पांचवा है गुरु गुरु लघु और बाद में है 2 गुरु। ठीक है, अब इनको अपने गिनते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कौन से गण बन रहे हैं। ये देखो तीनों गुरु हैं और तीनों गुरु आपको पता है मैं गण में आते हैं, मा तारा। ये हैं 1 गुरु 2 लघु, भा न से भगण। ठीक है, तीनों लघु नैगण में आते हैं, न से ल, गुरु गुरु लघु। ठीक है, ताराजय ताराजय तैगण में आते हैं, ये भी तैगण में। तो इसमें क्रमशः हो गया, क्रमशः इसमें मैगण भैगण नैगण तैगण तैगण और बाद में 2 गुरु। ठीक है, मंदाक्रांता अम्बुधि रसन गई, मोभनौ तौ गयुग्मम्। ठीक है, मैगण भैगण नैगण तैगण तैगण और 2 गुरु। प्रत्येक लाइन में इन गणों का क्रम यही रहेगा और ये था अपना मंदाक्रांता छंद। अब आगे चलते हैं अपने शिखरिणी छंद पर। सबसे प्यारा छंद है शिखरिणी छंद। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो इसका जो लक्षण है वो है रसहि रुद्रश्चिन्ना यमन सबलाग है शिखरिणी। ठीक है, इसको गाने की कोशिश करते हैं। रसहि रुद्रश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, रसहि रुद्रश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, है ना। रसहि रुद्रश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। देखिए इसको यहाँ पहले रस से ही अभी मैंने पढ़ा था, रस का अर्थ होता है 6। ठीक है, रुद्र, रुद्र को हमने पढ़ा था शिव के 11 अवतार हैं। ठीक है, 11 रुद्र, रस ही रुद्र ही, रस यानी कि छठे, रुद्र यानी 11वें। शिखरिणी छंद में छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है। ठीक है, और उसके बाद अपने पढ़ते हैं गण व्यवस्था। तो गण व्यवस्था के लिए इन्होंने एक बीच में शब्द दिया है यमन सब लागह। ठीक है, य म न स भ लागह, यह का अर्थ है यह गण। ठीक है, मैं का अर्थ है मैं गण। ठीक है, न का अर्थ है न गण, स का अर्थ है स गण और भ का अर्थ है भय गण। ल का अर्थ है लघु
और गह का अर्थ है गुरु। यानी ऐसा छंद जिसमें क्रमशः यगण, मैगण, नैगण, सैगण, भैगण हो और उसके बाद एक लघु वर्ण दूसरा गुरु वर्ण हो, वह शिखरिणी छंद होता है। और इसमें रस यानी छठे और रुद्र यानी 11वें वर्ण पर यति होती है। अब देखिए कितने गण हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गण हो गए। तो 5 गणों के होते हैं 15 वर्ण, ठीक है। एक लघु और एक गुरु, टोटल हो गए 17 वर्ण। कितने हो गए, 17। तो शिखरिणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे और संपूर्ण श्लोक में 68 वर्ण होंगे। नीचे गण व्यवस्था में एक बार देख लीजिए, हमने यही पढ़ा है, यगण, मैगण, नैगण, सैगण, भैगण, लघु, गुरु, ठीक है। टोटल वर्ण हो गए 17 है प्रत्येक चरण में और पूरे श्लोक में होंगे 68। यह भी एक समवृत्त है। यति व्यवस्था है 6वें और 11वें वर्ण पर, ठीक है। इसके आगे इसका जो है ये एक उदाहरण है, ठीक है। देखिए जो उदाहरण होता है वह जिस तरह से छंद गाया जाता है उसी तरह उसी लय में उसका उदाहरण होगा। तो छंद था अपना शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। अब इस उदाहरण को, इस श्लोक को गाने की कोशिश करते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहि, रणाविद्धं रत्नं मधुनमनास्वादिरसम्, अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम्, न जाने भोक्तारं कमिह समुस्थास्यति विधिः। देखिए ये था अपना शिखरिणी छंद। अब इसमें अपने को वर्णों की गणना करनी कि क्या इसमें शिखरिणी छंद के अनुसार 17 वर्ण आ रहे हैं। तो हम गणना करते हैं। एक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कुल इसमें 17 वर्ण है, ठीक है। अब हम इस पर चिन्ह लगाते हैं लघु गुरु के, ठीक है। तो देखिए अ लघु होता है, ना गुरु होता है, ग्रह गुरु होता है, तय के ऊपर अनुस्वार ये भी गुरु होगा, पु गुरु होगा और श गिना नहीं जाता लेकिन पै के ऊपर बिंदु है। अनाघ्रातं पुष्पम, पै अनुस्वार है इसलिए ये भी गुरु होगा। की लघु है, स लघु है, ल लघु है, य लघु है। ऊपर जो मैं जो इसमें मिस प्रिंट हो गया था, लिखा नहीं गया था, वो ऊपर लिख दिया, तो मैं भी लघु है। लू गुरु है, न में अनुस्वार इसलिए ये भी गुरु है। क लघु है, र लघु है, रू लघु है और है ये गुरु है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का इन सभी वर्णों का 3 वर्णों का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक समूह बनाते हैं। तो यहाँ से 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और बाद में एक लघु एक गुरु। अब इसको लिखते हैं। देखो पहले था लघु गुरु गुरु, फिर था गुरु गुरु गुरु, फिर है लघु लघु लघु, ठीक है, लघु लघु लघु। उसके बाद है लघु लघु गुरु, फिर है गुरु लघु लघु और अंत में है लघु और गुरु। देखो पहला था लघु गुरु गुरु, ये माता, यहाँ है ये गण, कौन सा है ये गण। फिर है गुरु गुरु गुरु, माँ तारा, तीनों जिसमें गुरु हो वह है मैं गण। फिर है तीनों लघु, यहाँ है न गण। फिर है लघु लघु गुरु,
लघु लघु गुरु। देखो ये माता रा जय भा न से ल गा से ल गा से ल गा, इसमें है सगण। ठीक है, यहाँ है गुरु लघु लघु भगण। ठीक है, भा न से, और फिर एक लघु और गुरु, यही हमने अभी शिखरिणी में पढ़ा है। यमन सब लाग है शिखरिणी, यमन सब लाग है शिखरिणी। ठीक है, तो ये हमारा था शिखरिणी छंद। अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्रत्येक लाइन में अपने को, जैसे ये छंद है, इसमें प्रत्येक लाइन में अपने को लघु गुरु के निशान लगाने हैं। ठीक है, अपने एक किसी रफ नोटबुक में लघु गुरु के निशान लगाओ और फिर इसमें देखो कि क्या ये सही आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, और इसके जो लक्षण है उनको कंठस्थ कर लो। आपको छंदों के लक्षण कंठस्थ यानी कि याद होने चाहिए। ठीक है, छंदों में से कैसे भी किसी प्रकार से यति को जोड़ करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अभी पीछे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि मंदाक्रांता छंद में यति होती है, अंबुधि रस नगे ही, एक ऑप्शन ये था, बाकी 3 ऑप्शन अलग थे। तो यहाँ पर अंबुधि रस नगे ही, यहाँ यति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बाकी जो बीए के बच्चे हैं, जो जिनके बीए में ये छंद लगते हैं, तो वो इनके लक्षण उदाहरण दोनों को याद रख लेना। और जब आप छंद का लक्षण उदाहरण लिख लो तो लास्ट में, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, एक शब्द लिखना आपको संगति। ठीक है, संगति में आपको लिखना है, जैसे मान लो अभी हम जो शिखरिणी छंद पढ़ रहे थे वो आ गया, तो संगति में आप लिखोगे कि उपर्युक्त श्लोक में प्रत्येक चरण में इन गणों, निम्न गणों का समूह है। जैसे मान लो जो भी छंद लिखे हो, जैसे वसंत लिखा की बात करते हैं तो आप लिखोगे उपर्युक्त श्लोक में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं तथा तैगण भैगण जयगण जयगण और गुरु गुरु ये क्रम से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। ये आपको संगति लिखनी है। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए अपना इतना ही। आगे जो करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।